हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और आज भी क्विज स्टार्ट हो रहा है। अब आज के क्विज में क्या रहेगा, तो घटना चक्र का हम भूगोल से स्टार्ट करते हैं, यानी जो भी घटना चक्र के इम्पोर्टेंट है घटना चक्र में आज क्या चलने वाला है। तो जो भी उत्पादक राज्य है यानी खनिज उत्पादक राज्य, कौन कौन सा खनिज कौन कौन राज्य उत्पादन करता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब भारत में सही कथन सुनिएगा। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा राज्य किसके उत्पादन में बाबू? क्रोमाइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अब उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। लिंगराज का मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज के मंदिर है। अच्छा सर, लिंगराज के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गंग वंश के शासकों द्वारा। किस वंश के? तो गंग वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। चिल्का झील कहाँ है बाबू? उड़ीसा में है। चिल्का जो झील है वह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। कौन? चिल्का झील है। ठीक। अब सर उड़ीसा के कटक को देकर का ख्याल है? भारत का चावल अनुसंधान केंद्र यानी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। और कटक में ही किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कहाँ पर? तो कटक, उड़ीसा में। कटक है। और कब डेट को हुआ था? 23 जनवरी। 23 जनवरी। इसीलिए डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 16 जनवरी। 16 जनवरी को प्रतिवर्ष स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब? तो 26 दिसंबर। कब? 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और सुनिएगा, भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। अगर पूछेगा कि मैग्नीज का सबसे अधिक भंडार कहाँ है बाबू, तो भारत के राज्य उड़ीसा में। तो उड़ीसा में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा? क्रोमाइट और मैग्नीज। याद हो गया? आइए सुनिएगा, कर्नाटक में स्थित बेल्लारी जो है ना, वह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए या उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहेगा कि बेल्लारी, कर्नाटक में बेल्लारी किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, चित्रदुर्ग, तो चित्रदुर्ग में लौह अयस्क एवं मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा राजस्थान है ना, भीलवाड़ा राजस्थान तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। कौन है? सीसा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का जमाव बंसवाड़, उदयपुर आदि जिलों में होता है। मध्य प्रदेश के कटनी बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यानी मध्य प्रदेश का जो कटनी है ना बाबू, वह किसके लिए? तो बक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर सबसे ज़्यादा बक्साइट कहाँ पर बाबू? तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कटनी जो है बक्साइट उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक बक्साइट का उत्पादन होता है? तो वह है कौन सा राज्य? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य बक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक करता है। और अरुणाचल प्रदेश बताइए कि किस अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक करता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किस अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक करता है? बॉक्साइट का करता है कि किसका? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो देखिए, एस्बेस्टस का सबसे अधिक उत्पादक कहेगा तो कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है बाबू? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1953 को पहली बार भाषा के आधार पर हुआ था। तो भाषाई के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है बाबू? आंध्र प्रदेश। ठीक, और सुनिएगा, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? बताइए। विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम। अच्छा, जो विशाखापट्टनम है, तो आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट और तेलंगाना में हाई कोर्ट कब बना? तो 2019 में। कब? 2019 में।
हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2019 में। सुनिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो सही कथन है सुनिएगा। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा कहाँ है बाबू? झारखंड में। झारखंड का जो कोडरमा है ना, वह किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के राजधानी बाबू? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। रांची के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। रांची के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि भारत के वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसके मध्य से भारत के वह कौन से ऐसे राज्य की राजधानी है जिसके मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है? तो वह कौन है राज्य? रांची। रांची कौन सा पठार पर स्थित है बाबू? तो छोटा नागपुर पठार पर। छोटा नागपुर पठार पर। छोटा नागपुर पठार से ही दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ठीक है, आइए, झारखंड का कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक चट्टानें से संबंध करेंगे? यानी निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? तो किससे बाबू? तो गार्नेट। गार्नेट क्या है? तो कायांतरित चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? गार्नेट यानी तांबड़ा इसको कहते हैं। यह एक कायांतरित चट्टानें है। अब सर कायांतरित चट्टानें क्या है? देखिए, आग्नेय चट्टानें होता है, अवसादी चट्टानें होता है, एक रूपांतरित या कहिए कायांतरित चट्टानें। ठीक है, तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें क्या होता है कि अगर आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बहुत अधिक समय तक उच्च ताप और दाब पर, ठीक है, दोनों के मिलने से ही कायांतरित चट्टानें की उत्पत्ति होती है। ठीक, कायांतरित चट्टानें में महंगे महंगे चीज जैसे संगमरमर, ग्रेफाइट, ये सब किस में? कायांतरित चट्टानें में आता है, महंगा चीज। ठीक, अच्छा सर, आग्नेय चट्टानें में? तो आग्नेय चट्टान में लोहा लकड़, टूटल फूटल सोना चांदी जितना भी पावल जाए, ठीक है, यानी जितना सीरी हरी लेते हैं, कहने का मतलब है कि टूटल फूटल जितना भी खनिजीय पदार्थ कह देगा ना, खनिज पदार्थ कहने का मतलब है कि लौह अयस्क के संबंधी जितना टीना हो गया, लोहा हो गया, या जो भी तुमको निकेल वगैरह धातु संबंधी जितना आ जाएगा, तो सब किस में बाबू? आग्नेय चट्टानें में। अवसादी में सर? अवसादी में क्या है? जीवाश्म से, यानी कोयला। और क्या सर? तो पेट्रोलियम, डीजल, ये सब कितना किससे प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानें से। अवसादी। अब सर भूकंप जो आता है, सॉरी, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, वह किसके वजह से होता है? सिलिकॉन। हाँ, यानी मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होने के चलते। अब सर मैग्मा, लड़का के माइंड में आएगा कि मैग्मा क्या है सर? तो देखिए दोस्त, पृथ्वी के नीचे, ठीक है, पृथ्वी के, ठीक है, तो पृथ्वी के नीचे क्या होता है कि द्रवीय रूप में, पृथ्वी के नीचे द्रवीय रूप में ठोस पदार्थ पाया जाता है, यानी एकदम लिक्विड के फॉर्म में। अब वह कौन सा होता है? तो मैग्मा। जो द्रव युक्त पदार्थ होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और उसी मैग्मा में जब सिलिकॉन की मात्रा बढ़ेगा ना, तब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी का विस्फोट होता है कब? जब मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा की अधिकता होती है, तब क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे जो निकलता है ना मैग्मा, बाहर आकर लावा में परिवर्तित हो जाता है, यानी ठंडा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? और छोटे छोटे लावा के टुकड़ा को सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर। यानी अब वही लावा अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया ना, तो उसी को क्या कहेंगे? सिंडर कहते हैं। अब सर इससे लैपोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, ठीक, शीट हो गया, डाइक हो गया, ये सब टर्म क्या है सर? तो जब पूछ दिए हैं तो देखिए, जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलकर लंबवत दरारों में जमता है तो उसी को डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, शीट क्या है सर? शीट क्या है? तो जब क्षैतिज तल पर मैग्मा जमता है ना, और जो समतल बन जाता है आकृति, जो पतला लेयर, उसी को कहते हैं शीट। क्या कहते हैं? शीट कहते हैं। कोई दिक्कत? स्टॉक क्या है सर? स्टॉक क्या है?
तो स्टॉक क्या है कि जो सिंडर जो है ना, जिसको हम बोले सिंडर, उसी के छोटे छोटे आकृति को क्या कहते हैं? स्टॉक। यानी ये सब जो डाइक हो गया, स्टॉक हो गया। फैकोलिथ क्या होता है? जब मैग्मा लहरदार आकृति में, किस आकृति में? लहरदार आकृति में जमता है तो उसी को क्या कहते हैं? फैकोलिथ। अब सर लैपोलिथ क्या होता है? तो लैपोलिथ सर गुंबद नुमा आकार में अगर जमेगा ना, गुंबदानुकार में अगर जमेगा मैग्मा, तब उसको हम कहेंगे लैपोलिथ। एक होता है लैकोलिथ। कौन सा? लैकोलिथ। तो लैकोलिथ की आकृति उभयतल यानी अतल और अतल होता है, उतल और अतल होता है। अब सर इसमें क्या था? इसकी आकृति तस्तरीनुमा होता है। क्या होता है? तस्तरीनुमा। गुंबदाकार नहीं होता है, तस्तरीनुमा होता है लैकोलिथ का। ठीक। सर जब ऊपर उठा हुआ रहेगा ना मैग्मा, नीचे में धंसा हुआ रहेगा, तो वह कौन सा हो जाएगा? उतल। और जब ऊपर उठल और किनारे साइड में धंसा हुआ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अतल। तो उतल और अतल किसकी आकृति होती है? तो लैकोलिथ के। समझ में आया क्या? कोई डाउट? ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित सारा क्वेश्चन डाउट क्लियर। अब मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है बाबू? तो हवाई द्वीप में। ठीक। स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पर विस्फोट होता है? प्रशांत महासागर में। सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? प्रशांत महासागर में। अगर कहेगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है या एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो वह कौन सा है बाबू? एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, या इसमें एक भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। भारत में एकमात्र कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बताइए। भारत में अंडमान निकोबार में कौन है? ठीक है, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो दक्षिण एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है और भारत का भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार के उत्तरी भाग पर स्थित एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कौन है? नारकोंडम। कौन है? नारकोंडम। याद आया क्या? याद आया? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बाबू? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। खुद ही कहता, लेकिन आदमी मणिपुर मार देगा दोस्त, इसलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। ठीक है, खुद ही कहत। अच्छा सर, ज्वालामुखी विस्फोट देखिए 3 प्रकार का होता है। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त सक्रिय, एक होता है एकदम शांत ज्वालामुखी। कौन सा? शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें कभी भी विस्फोट नहीं हुआ हो और न आगामी फ्यूचर में कभी विस्फोट होने की संभावना है, तो उसको कहते हैं शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? कि उसमें विस्फोट होते रहता है, आए दिन देखने को मिलता है, होते रहता है समय समय पर, तो उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो सुषुप्त ज्वालामुखी फ्यूचर में हुआ था, आगामी कभी भी होने की संभावना है, कभी उसमें हो सकता है, तो उसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। उसको क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। कोई डाउट? चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, यानी क्वार्टजाइट कायांतरित कहने का मतलब है मेटामॉर्फिक। कौन है? मेटामॉर्फिक। ठीक। रॉक अभी बताए 3 प्रकार का होता है। इग्नियस रॉक होता है, ठीक, फॉसिल रॉक होता है यानी जीवाश्म वाला, ठीक, आग्नेय और जीवाश्म। अगला कौन हो जाएगा? औषधि को फॉसिज में रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। अब सर इसको एक लड़का कहेगा कि सर ये इंग्लिशवा काहे ला बता रहे हैं? तो दोस्त इंग्लिशवा इसलिए बता रहे हैं ना, आप लोग समझिएगा इसको, कि सीधा लिख दे रहा है ना पेपर में कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, उसमें कायांतरित नहीं दे रहा है। तब आप याद कीजिएगा कि वो किसी ज़माने में किसी सर ने बताया था हमको कि ऐसे करना चाहिए था। इसलिए दोस्त
हमेशा इंग्लिश पर सजग रहिए। इग्नियस रॉक कहते हैं आग्नेय चट्टान को, इग्नियस रॉक कहते हैं। अवसादी को क्या कहते हैं बाबू? अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं? तो क्वार्टजाइट कैंत्रित होता है किसमें बाबू? किसका है? क्वार्टजाइट जो है कैंत्रित होता है किससे? तो बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से, याद रखिएगा। मैग्नीज कहाँ पर उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में। मैग्नीज कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। निकेल उड़ीसा में, निकेल। सीसा जस्ता कहाँ पर बाबू? राजस्थान में। सीसा और जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन? सॉरी, उत्तर प्रदेश पहले था, अब हो गया राजस्थान। अब कौन सा हो गया? राजस्थान। यानी भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन राजस्थान करता है। कौन बाबू? राजस्थान में। ठीक है। एस्बेस्टस में बाबू? तो आंध्र प्रदेश। एस्बेस्टस बताया अभी कि कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। मैग्नीज का सबसे अधिक? म से मैग्नीज, म से। निकेल सबसे अधिक उड़ीसा में। ठीक। सीसा जस्ता राजस्थान में। एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में। सुनिएगा, निम्नलिखित में से सन 2013-14 में से भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्यों में से उच्च से निम्न उत्पादन स्तर में से कौन सा क्रम सही है? तो सुनिए, मध्य प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है मैग्नीज का, उसके बाद में उड़ीसा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान। आइए, लौह अयस्क सबसे अधिक कौन सा उत्पादन करता है बाबू? लौह अयस्क उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा राज्य। तांबा राजस्थान। जस्ता सीसा तांबा, जस्ता सीसा। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? जस्ता और सीसा को, जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? जस्ता, तांबा और सीसा तीनों अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे अधिक चांदी कौन? राजस्थान। सबसे अधिक चांदी कहाँ पर? राजस्थान में। सोना सबसे अधिक कर्नाटक। कर्नाटक के कौन सा खान? कोलार की खान। कर्नाटक में कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के उत्पादन के लिए। सोना का संकेत क्या होता है बाबू? AU। सोना का संकेत AU कौन सा होता है? AU। परमाणु संख्या कितना होता है? 79। 70। अगर कहेगा कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है? सोना। कौन सा? सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना। सोना की सबसे अधिक तन्यता है, यानी यह सबसे अधिक खींचा जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, सोना जो है यहाँ तक तो हो गया। चांदी का संकेत क्या होता है? AG। चांदी का संकेत AG। परमाणु संख्या 47 होता है। ठीक है। यह दोनों सोना और चांदी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कोई डाउट? अब आइए, अबरक के सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अबरक का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड भी। ठीक है। देखिए, शीर्ष उत्पादक राज्य इस समय कौन हो गया है? तो आंध्र प्रदेश। माने उत्पादक में शीर्षस्थ है। देखिए, खनिजीय भंडार में झारखंड है, उत्पादक में है। ठीक, शीर्षस्थ उत्पादक राज्य है। ठीक है। भारत में किस खनिज में उत्पादन में, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो अभ्रक के। किस में? अभ्रक। भारत में सबसे अधिक अभ्रक होता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। ठीक है। आइए, खनिजीय तेल सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो गुजरात राज्य। वर्तमान में गुजरात राज्य। जिप्सम बाबू? राजस्थान में। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। सोना कहाँ पर सबसे अधिक बाबू? कर्नाटक में। बॉक्साइट सबसे अधिक? बॉक्साइट उड़ीसा। बॉक्साइट। लौह अयस्क सबसे अधिक? उड़ीसा। निकेल सबसे अधिक? उड़ीसा। समझ में आया क्या? मैग्नीज सबसे अधिक? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम धातु खनिज नहीं है। यह तो मिश्रण है CaSO4 × 2H2O का। ठीक है। यौगिक है एक प्रकार का जिप्सम। हेमेटाइट अयस्क है। बॉक्साइट, लिमोनाइट, ये सब क्या है? अयस्क है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन है? कौन सा राज्य जिप्सम उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। ठीक। देखो, राजस्थान में चिरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर की मेखला में जिप्सम बहुलता से पाया जाता है।
ठीक। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। तो भंडारा जिला कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। वहाँ से सबसे अधिक मैग्नीज की प्राप्ति होती है। ऐसे मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो मध्य प्रदेश। मकूम किसका खनिज उत्पादन का केंद्र है बाबू? तो कोयला के खनिज उत्पादन केंद्र क्या है? मकूम। अच्छा, लौह अयस्क जो है इसका केंद्र कौन सा है? उत्पादक केंद्र तो डली राजहरा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि डली राजहरा किसका उत्पादक का केंद्र है? किस खनिज का? तो लौह अयस्क का। किसका? कोरापुट बक्साइट का। कोरापुट किसका अयस्क का केंद्र है? तो बक्साइट का। बक्साइट खनिज का क्या है? केंद्र है। चित्रदुर्ग बाबू, तो मैग्नीज का केंद्र कौन सा है? खनिज जो मैग्नीज है इसका केंद्र कौन सा है? ठीक, चित्रदुर्ग। अमगुरी जो है असम में है। यह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम का सबसे पहले उत्पादन कहाँ पर हुआ था बाबू? तो असम के डिगबोई में। असम के 1901 में असम रिफाइनरी का स्थापना हुआ था डिगबोई में, भारत का प्रथम, जो कि 1901 ईस्वी में। गुजरात के भावनगर में, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है, यानी ऑयल रिफाइनरी है, जो कि किस कंपनी का है? रिलायंस कंपनी का। किस कंपनी का? रिलायंस कंपनी का है। ठीक। तो अमगुरी असम में है। या किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के। लांजगढ़ कौन सा? लांजगढ़ कहाँ है बाबू? उड़ीसा में। यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो लांजगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। कहाँ है? तो उड़ीसा में। कामपटी महाराष्ट्र में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कामपटी कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। बेल्लारी कहाँ है? तो कर्नाटक में। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में। यह किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कौन है? कर्नाटक के बेल्लारी। ठीक। आइए, बादाम पहाड़ कहाँ है? बादाम पहाड़ उड़ीसा में। तब बादाम पहाड़ पूछेगा कि किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क। तो बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। कोडरमा कहाँ है बाबू? झारखंड में। किस लिए प्रसिद्ध है? अबरख के लिए। मोसाबानी कहाँ है? तो झारखंड में। मोसाबानी कहाँ? झारखंड में। यह किस लिए? तो तांबे के लिए। किस लिए बाबू? तांबे के लिए। रावा जो है, यानी कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र, खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा जो गोदावरी का क्षेत्र है ना, यह किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के लिए। देखिए, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के जो क्षेत्र है ना, उसी में रायचूर का क्षेत्र स्थित था। रायचूर का क्षेत्र। रायचूर के क्षेत्र के लिए ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में टकराव चल रहा था। तो पूछेगा कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच के टकराव का कारण क्या था? तो रायचूर का क्षेत्र। रायचूर का क्षेत्र। ठीक है। रायचूर का क्षेत्र कहाँ पड़ता था? तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच। इसी रायचूर के क्षेत्र में ही गोलकुंडा के किला था। गोलकुंडा के कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में गोलकुंडा के किला। समझ में आया क्या? तब बादाम पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? लौह अयस्क के लिए। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। अगर कहेगा कि बादाम पहाड़ उड़ीसा में हो गया। कोडरमा झारखंड में। अबरख के उत्पादन के लिए। मोसाबानी झारखंड में। तांबा के लिए। रावा यानी कृष्णा गोदावरी तटीय क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। लौह अयस्क उत्पादन है। लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन है? कुद्रेमुख कर्नाटक। नोवामुंडी कहाँ है? झारखंड में। ये भी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नोवामुंडी कहाँ है? झारखंड में। बादाम पहाड़ उड़ीसा में, लौह अयस्क के लिए। डली राजहरा छत्तीसगढ़ में। डली राजहरा कहाँ है बाबू? छत्तीसगढ़ में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए। ठीक है। आइए, बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला खनिज उत्पादक
उत्पादन करने वाला यह क्षेत्र है यह छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला कहाँ है? सिंहभूम कहाँ है बाबू? झारखंड में। सिंहभूम मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज देखिए सिंहभूम जो है ना झारखंड में स्थित कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयले के उत्पादन के लिए एक पूछता है खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के उत्पादन के लिए कोई डाउट? सिंहभूम किस लिए बाबू? झारखंड में। किस लिए? कोयले के लिए। मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज उड़ीसा में। अब आइए बताइए तो भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एक अधिकार है? किस राज्य का? तो उड़ीसा का। क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा का एक अधिकार है यानी स्पेशल। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोना का भंडार है? अरे बिहार। सोना के सबसे अधिक भंडार कहाँ में? बिहार। लेकिन सोना उत्पादन करने में कर्नाटक। कोलार की खानी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कोलार की खाने है कर्नाटक। कोई दिक्कत है? सुनिएगा, लौह अयस्क उत्पादन के लिए कुद्रेमुख सही है। मैग्नीज के लिए बाबू, तो मैग्नीज के लिए कहेगा ना तो कोरापुट। कोरापुट मैग्नीज से संबंधित नहीं है यानी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट किस लिए? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अच्छा सर, तांबा के लिए खेतड़ी राजस्थान और कोयला के लिए सिंगरौली। गैस प्लांट तांबा कहाँ है बाबू? खेतड़ी में। गैस प्लांट कहाँ है? औरैया में। और रैया में। एल्युमिनियम कोरबा। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर बाबू? छत्तीसगढ़ में कोरबा है। किसके लिए उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम के लिए। पेपर में कितना बार? हजारों बार। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। या किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए दोस्त बताइए, गुरुम हिसानी खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। तलचर बाबू कोयला के लिए। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखेगा तलचर, यह कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तलचर उड़ीसा में है। और यह किस लिए? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा बाबू, जादूगोड़ा कहाँ है? राजस्थान। जादूगोड़ा राजस्थान में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? यूरेनियम के लिए बाबू प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। जादूगोड़ा किस लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जावर की खाने सीसा के लिए, ये भी राजस्थान में है। जावर की खाने कहाँ है बाबू? राजस्थान में है। ये भी सीसा के लिए प्रसिद्ध है। अगर कहे कि गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए, तलचर कहे कोयला के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, और जावर की खाने जस्ता के लिए। जावर की खाने जस्ता के लिए। सुनिएगा, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? जो कैमूर के पठारियाँ है ना, पहाड़ियाँ है ना, यानी कैमूर का पठार जो है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अब आइए सुनिएगा, चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का। कॉपर तांबा का उपयोग बिजली का तार बनाने में। बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज का निर्माण करने में। हवाई जहाज का निर्माण करने में किसका? बॉक्साइट का। ठीक है। मैग्नीज का बाबू इस्पात में। मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते रहिए क्यों। चलिए दोस्त, अब हम लोग बंगाल विभाजन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था बाबू? यानी हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। इस सब में अगर बात करें कि सबसे बाद में कौन सा हुआ था, तो बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। सुनिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लगाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब बाबू? 1793 में। 1793 में ही कॉर्नवालिस ने एक कोड जारी किया, कॉर्नवालिस कोड जिसको कहा गया। ठीक। अच्छा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और सिविल सेवा के जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। सिविल सेवा के जनक। ठीक है। ये सिविल सेवा उसी ने ना चालू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में। ठीक है। सिविल सेवा के जनक, ये तो भारत नागरिक सेवा के जनक हो गया ना। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा जी,
बताइए, लॉर्ड वेलेजली की बात करें कि लॉर्ड वेलेजली भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि किया करता था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि कब से बाबू? तो 1798 से शुरू किया और 1805 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसी दौरान सहायक संधि शुरू किया। कौन? लॉर्ड वेलेजली। अच्छा सर, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब था? तो 1848 से 1856। 1848 से 56। ठीक। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? हड़प नीति का प्रयोग किया। ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। कब हुआ? 1905 में। 1905 में जी। सुनिए, बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा किया। यह डेट कई बार पूछता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। अब बंगाल विभाजन कब होना था? तो 16 अक्टूबर 1905 को पूर्णतः होना था। और घोषणा हो गया कब? तो 20 जुलाई 1905 को हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाएगा। तो घोषणा पूछेगा तो 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। उस दिन पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक। तब इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को, यह 20 जुलाई के घोषणा हुआ और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दिया गया। कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दिया गया किसके खिलाफ में? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ में। इसी को बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से जाना गया। औपचारिक रूप से इसको जाना गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन के लिए। किस लिए? बंगाल का विभाजन। कोई दिक्कत? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? तो 20 जुलाई 1905 को। घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन हुआ था कब बाबू? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। ऐसे 19 जुलाई को ही दे रहा है, 19 जुलाई 1905 को, कहीं 20 जुलाई 1905, तो 20 जुलाई वाला याद रखिएगा। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में इसको निरस्त कर दिया गया। यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। कब? 1911 में रद्द कर दिया गया। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। अच्छा, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बाबू? सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बाबू बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था ना, उसके प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व, यानी जो शुरुआती आंदोलन होता है उसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने बाबू? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन, यानी बंगाल विभाजन को कहा था कि यह विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, गिरा। तो यह किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही 1905 के बंगाल के जो बंग भंग आंदोलन था, यानी बंगाल विभाजन के
जो प्रारंभिक आंदोलन था इसके विरोध में जो हो रहा था उसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। यह स्टार्ट में सोच रहे थे कि आलोचना कर रहे थे, तथा पूर्व यानी ईस्ट तथा वेस्ट यानी पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। यह कह रहे थे ना कि यह पूर्व और आगे आने वाला है फ्यूचर, उसको देखते हुए यह सही कहा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि बंगाल विभाजन सही है। यह आलोचना कर रहे थे किसके? बंगाल विभाजन के। तो याद रखिएगा R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ बंगाल विभाजन के सपोर्टर थे, याद रखिएगा भाई साहब। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र क्या कहे थे बाबू कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार, जितने भी ब्रिटेन के वस्तुएं बंगाल में आ रही ना, यानी अंग्रेज के वस्तुएं, ब्रिटिश से, ठीक, इंग्लैंड से जो भी वस्तुएं आ रही हैं उसका बहिष्कार किया जाए। कहाँ से? बंगाल से। इसका सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब बाबू? तो 1905 में। यानी ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। या किसने नीति दिया था सर्वप्रथम बहिष्कृत करने का? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। जो बंगाल में राष्ट्रवाद वृद्धि हो रहा था ना बाबू, जो राष्ट्रवाद की भावना जो उपज रहा था उसको तोड़ने के लिए, चैन तोड़ने के लिए, जैसे हम लोग आज क्यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या हो जाए कि ब्रेक डाल दिया जाए, इसको 2-3 टुकड़ा में बांट दिया जाए, तो संभव है क्या? अब एक आदमी से तो कोई नहीं ना चला सकता है, खुद ही कहते। तो ये सब होता है। अब बंगाल में जो राष्ट्रवादी आंदोलन उपज रहा था, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यानी तोड़ने के लिए क्या किया था कि उसको बंगाल को विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन किस लिए किया गया था यही याद रखिएगा, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। दुर्बल माने कमजोर, ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी कहने का मतलब क्या है कि हम आपके वस्तु को नहीं खरीदेंगे, हम खुद से प्रोडक्शन बनाएंगे, खुद से हम पहनेंगे कपड़ा, खुद से हर चीज़ हम यूज करेंगे, आपका कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं। यही स्वदेशी का मतलब होता है, हम देसी चीज़ अपनाएंगे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है? तो स्वदेशी आंदोलन। कौन बाबू? स्वदेशी आंदोलन। यानी बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन हुआ था, उसी दौरान भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो ये बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा बाबू? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त कर दिए जाने तक। ध्यान से सुनिएगा, 1911 की बात होती है। कब के? 1911 में। उस समय गवर्नर कौन रहता है? उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या होता है कि मैरी और जॉर्ज पंचम कहाँ से आते हैं? ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से भारत की यात्रा पर आते हैं, ठीक। ये आते हैं तो उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण कब हुआ था? 1911 में। उनके स्वागत में बनाया गया था। जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बाबू? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। कोई दिक्कत? इंडिया गेट कहेगा ना तब जाकर कहाँ है? नई दिल्ली में। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? अब देखिए, अब वहाँ से आ गए कौन? जॉर्ज पंचम और मैरी। आइए साहब, आपका स्वागत है। कौन कहा?
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अच्छा, शाही दरबार दिल्ली में उनका दरबार लगा था, आयोजन हुआ था, उसी में क्या हुआ बाबू कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध कार्रवाई हुआ, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया वहीं शाही दरबार में। कोई दिक्कत? अच्छा सर, और क्या हुआ? तो कहा गया कि जो अब भारत की राजधानी है वह कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफ़र कराया गया? नई दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली, सॉरी दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। यानी कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफ़र करने की घोषणा हुई थी कब? 1911 में। लेकिन एक्चुअल में काम चालू कब से हो गया, यानी कब स्थापित हो गया, कब से दिल्ली में कब से बन गया? तो 1912 में घोषणा हो गया कि अब भारत का राजधानी कहाँ जाएगा? दिल्ली में। अब भारत का राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बना? 13 फरवरी 1931। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली से राजधानी हटाकर कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली। कब? 1931 में। अब प्रतिवर्ष जब 13 फरवरी याद आ गया तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। और सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1879 को। 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। कोई दिक्कत? हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे स्थित है। गोल गुम्बज कहाँ है? हैदराबाद। गोल गुम्बज कि कुतुब मीनार? चार मीनार है हैदराबाद। गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज बताइए, कर्नाटक। गोल गुम्बज नहीं। कोई दिक्कत? अच्छा, ये बताइए कि कहाँ अभी हम लोग थे? अभी क्या बताई तुम? चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, अब बताइए, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में। जब भारत में विरोध होने लगा तब जाके कहा कि भाई इसको क्या करते हैं कि बंगाल को अब रद्द कर, विभाजन को रद्द कर। कौन कहा? जॉर्ज पंचम। कौन रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया कब हुआ? 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट डे। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन है इसमें पूछे है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरा कि बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और कब? गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और कब? आपको इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर ना भूलें मेरे दोस्त। सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।